तो हेलो स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो आप कर रहे थे एस्टेट 2020 का टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व। ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। ठीक है। देखिए 122 में क्या बोला गया है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन। देखिए क्या बोला गया है कि 52 कार्ड्स का पैक है। ठीक है। उसमें क्या है कि दो कार्ड निकाले जाते हैं। ठीक है। 52 कार्ड में से दो कार्ड निकाले जाते हैं। ठीक है। दो कार्ड कैसे हो, या तो ब्लैक हो, ठीक है, या क्या हो, या ब्लैक हो या क्वीन हो। तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है। तो जब भी ऐसा है कि आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन, ठीक है, जब भी आइदर और का कॉन्सेप्ट आए, ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट आए, आइदर और का, ठीक है, जब भी आए आइदर और, इसका मतलब यूनियन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, यूनियन। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ब्लैक यूनियन क्वीन की। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला अपन क्लास 11th में पढ़ा था। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटरसेक्शन क्वीन। इसका मतलब समझिए क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक का क्या मतलब है कि आपने जो दोनों कार्ड निकाले हैं वो ब्लैक हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू का मतलब दोनों आपने जो कार्ड निकाले हैं वो क्वीन है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन क्यू का क्या मतलब है कि जो आप कार्ड निकाल रहे हो वो ब्लैक भी है और क्वीन भी है। इसका मतलब ब्लैक क्वीन कार्ड्स। ठीक है, आपने दो कार्ड निकाले, वो क्या है, ब्लैक क्वीन कार्ड्स। ठीक है, तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ठीक है, और यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड की। ठीक है, आपके पास 52 कार्ड्स है, उसमें से ब्लैक कितने हैं, आप बोलोगे 26 है। ठीक है। अब देखिए दो कार्ड निकालोगे तो एक साथ निकालोगे, तो जैसे ही आपने एक कार्ड निकाल लिया कितने बचे, 51 बचे। एक आपने ब्लैक कार्ड निकाल लिया तो बचे कितने, 25। इसी टाइप से निकालोगे ना दो ब्लैक कार्ड। ठीक है, साइमल्टेनियसली ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, पहले तो 52 में से 26 में से कोई एक निकाल लो। ठीक है, एक ब्लैक निकाल लिया तो क्या बचे, टोटल 51 बचे। ठीक है, और ब्लैक कार्ड कितने बचे, 25। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालते हैं, क्वीन की निकालते हैं। ठीक है, टोटल 52, 52 में से क्वीन कितनी है, आप बोलोगे 4 है। एक क्वीन निकाल ली, क्वीन बची 3 और टोटल कार्ड बचे 51। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसकी, बी इंटरसेक्शन क्यू की। बी इंटरसेक्शन क्यू, क्यू का क्या मतलब है, कार्ड है वो ब्लैक भी है और क्वीन भी है। इसका मतलब ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक क्वीन कितनी है, हमें पता है टोटल क्वीन 4 होती है हमारे पास। 4 में से दो क्वीन ब्लैक होती है और दो क्वीन क्या होती है, रेड होती है। ठीक है, यानी कि ब्लैक क्वीन कितनी है, दो है। कितने में से, 52 में से। ठीक है, तो पहली जो क्वीन निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 2/52। ठीक है, अब देखिए एक क्वीन अपन निकाल चुके, तो दूसरा पत्ता होगा वो भी क्वीन का होगा। वो कितने में से निकालेंगे, 51 में से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। जब आप हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 को 25 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, 625 और 25 650, कितना आ जाएगा, 650। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 52 की मल्टीप्लाई करेंगे 51 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2652। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2652 आ जाएगा। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, देखिए डिनोमिनेटर में सभी में सेम है। ठीक है, 52 मल्टीप्लाई 51, सभी में डिनोमिनेटर सेम है, तो सभी के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2652। ऊपर क्या आएगा, 4×3=12 माइनस, यहाँ पे डिवाइड में तो सेम 2652 आएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, 2×1=2। ठीक है, ऐसा कुछ है बनेगा आपके पास। ठीक है, तो
ये आ जाएगा आपका 2652। अब देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ऊपर कितना आएगा, 650 में से 650 में 12 ऐड करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 650 में 12 ऐड करेंगे तो 662। ठीक है, 662 में से 2 घटाएंगे तो 660 बचेगा। कैंसिल करके देखते हैं, 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 0। इसको 2 पे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 दुए 4, 2 छिके 12, यानी कि कितना आया, 330 अपॉन 1326। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस टाइप से ये सम करना था। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, अगर आपको ये चीज पता है कि आइदर और का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आइदर और आ जाए इसका मतलब आप यूनियन निकालते हैं। ठीक है, अगर एंड आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, और जब भी 2 कार्ड एक साथ बोले तो बस मल्टीप्लाई का रूल लगता है। ठीक है, 2 कार्ड निकालने हैं, पहला ब्लैक निकालेंगे तो 26/52, दूसरा 25/52। अगर यहाँ पे 3 कार्ड की बात हो रही होती तो आप क्या करते, 24/50 करते। ठीक है, यहाँ पे 2/50 करते हैं। ठीक है, ऐसा करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। देखिए 123 में क्या बोला गया है, वेरिएंस इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ अ चेंज ऑफ। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, स्केल ओनली, ओरिजन एंड स्केल बोथ, नाइदर ओरिजन नोर स्केल। देखिए क्या बोला गया है कि वेरिएंस है। ठीक है, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ। देखिए वेरिएंस किसके इंडिपेंडेंट होता है, हमें ये पूछा गया। मतलब ऑप्शन दे रखे हैं आपको स्केल और ओरिजन, यानी कि स्केल और ओरिजन में आप किसको चेंज करें कि वेरिएंस पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, मतलब वेरिएंस किसके इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता। तो देखिए 2 चीजें दे रखी है, एक स्केल दे रखा है, दूसरा ओरिजन दे रखा है। तो सबसे पहले तो थोड़ा वेरिएंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस को आप डिस्पर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। ठीक है, आपके पास कोई भी डेटा दे रखा है, ठीक है, आपके पास क्या है, कोई भी एक डेटा दे रखा है, आप उस डेटा की क्या सेंट्रल वैल्यू निकाल लेते हो। ठीक है, आप उस डेटा की क्या करते हो, एक सेंट्रल वैल्यू निकाल लेते हो। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मीन निकाल लो। ठीक है, मीन सेंट्रल टेंडेंसी होता है। ठीक है, मीडियन निकाल लो, और आप देख लो कि पूरा डेटा इस मीन या मीडियन के कितना आसपास घूम रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा मीडियन से दूर जाएगा, मीन से दूर जाएगा, उतना ज्यादा डिस्पर्जन, उतना ज्यादा वेरिएशन। ठीक है, तो बेसिकली डाटा का क्या डिस्पर्जन हमें कौन बताता है कि डाटा कितना, मतलब सेंट्रल वैल्यू से कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, वही हमें क्या वेरिएंस बताता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि ये किस से इंडिपेंडेंट होगा, स्केल से या ओरिजिन से। तो इससे पहले स्केल और ओरिजिन को भी समझते हैं। देखिए ओरिजिन क्या होता है, कोई भी डेटा का ओरिजिन चेंज करने से क्या मतलब है, ये पूछा है ना, चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करेगा या चेंज ऑफ स्केल से। तो देखिए ओरिजिन चेंज करने का क्या मतलब है, मेरे पास एक डेटा है 1 2 3, अगर मैं क्या कर देता हूं, इसमें सभी टर्म में 1 ऐड कर देता हूं, सभी टर्म में क्या कर देता हूं, 1 ऐड कर देता हूं, तो क्या आएगा, 2 3 4 बन जाएगा। तो किसी भी चीज को ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका मतलब क्या कर दिया मैंने, ओरिजिन को चेंज कर दिया। ठीक है, कोई भी डेटा है उसके अंदर हर टर्म के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो होता क्या है, उसका ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सपोज करो जैसे कि ये मेरे पास एक कर्व थी। ठीक है, मैं एक कर्व बनाता हूं, ठीक है, ताकि आप क्या आसानी से समझ पाओ। ठीक है, देखिए ये मेरे पास एक, अपन ने एक क्या किया, वेरिएशन की कर्व बना ली। अगर मैं क्या करूंगा, हर टर्म में कुछ ना कुछ ऐड कर दूंगा तो ओरिजिन चेंज हो जाता है, यानी कि ये कर्व है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, कर्व सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन क्या है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, वैल्यूज पे या इनके वेरिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास स्केल। ठीक है, स्केल का क्या मतलब होता है, हर टर्म को किसी ना किसी अदर टर्म से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। जैसे ये सेम ही डेटा है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6। तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका स्केल चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा,
स्केल चेंज हो जाएगा। स्केल चेंज का क्या मतलब है, जैसे ये कर्व थी, ये मेरे पास क्या थी, कर्व, जैसे मैं क्या करूंगा, इसका स्केल चेंज करूंगा, यानी कि हर वैल्यू को, डेटा की हर वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप जो रिजल्टेंट देखोगे वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, होगा क्या कि ये जो कर्व है ये पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, कर्व डिस्टर्ब हो जाएगी या एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, अगर कर्व एक्सपेंड हो जाती है तो पूरा वेरिएंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब मैंने स्केल चेंज किया तो वेरिएंस भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, पूरी वेरिएंस कर्व ही डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो देखिए मैंने ओरिजिन को चेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा कर्व पे, सिर्फ कर्व की पोजीशन चेंज हुई, कर्व थोड़ी सी आगे चली गई। ठीक है, शेप पे कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, लेकिन स्केल में क्या हुआ, स्केल में पूरी कर्व ही डिस्टर्ब होगी। इसका मतलब वेरिएंस है वो स्केल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओरिजिन के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ आप स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात कर लेते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, वेरियस का स्क्वायर रूट कर दे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर वेरिएंस है वो ओरिजिन पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिपेंडेंट नहीं होगा। वेरिएंस स्केल पे डिपेंड करता है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या है, स्केल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो इसमें आप, मैं एक बात और भी ऐड कर देता हूं। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, अगर ये आ जाता है तो ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, तीनों पे डिपेंड करता है, स्केल पे भी ओरिजिन पे भी। ठीक है, अगर किसी भी आपके पास कोई भी एक डेटा है, ठीक है, आप उसका मीन निकालते हो, आपने मीन निकाल लिया, हर टर्म में अगर आप 2 ऐड कर देते हो तो मीन में भी क्या, 2, मीन भी क्या है, 2 से इंक्रीज हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि अगर किसी चीज को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब चाहे ओरिजिन चेंज करें चाहे स्केल चेंज करें तो मीन भी चेंज होगा, मीडियन भी चेंज होगा, मोड भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। देखिए 124 में क्या बोला गया, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114 लीव्स रिमाइंडर 21। एक नंबर को जब 114 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बचता है 21। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, यदि सेम नंबर को मैं 19 से डिवाइड करूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो क्या लिखते हो कि जो डिविडेंट होता है, जो नंबर होता है उसको आप क्या लिखते हैं, डिवीजर मल्टीप्लाई क्योशेंट। क्योशेंट मेरे को नहीं बताया कि कितने पे गया है तो मैं एक्स मान लेता हूं, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 21, यानी कि ये जो नंबर है हमें दे रखा है, हमें पूछा है इसको अगर 114 से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड किया जाता है, 19 से डिवाइड करें तो बताइए क्या आएगा। ठीक है, देखिए अगर आप इसको ना समझ पा रहे हो तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये नंबर एन था, इसको आपने 114 से डिवाइड किया, ठीक है, एक्स पे गया और रिमाइंडर कितना आया 21, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। अब देखिए बोला गया कि 19 से अगर डिवाइड किया जाए तो आप इसको 19 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब 114x को 19 से डिवाइड करो प्लस 21 को 19 से डिवाइड करो, तो देखिए इसको आप डिवाइड करोगे तो 96 जा 114 होता है, यानी कि ये तो 6x पूरा पूरा डिवाइड होगा। प्लस में देखिए ये कितना होगा, अगर मैं 21 को डिवाइड करता हूं 19 से तो कितना होगा, 19 बन जा 19, रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 2। तो देखिए ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही गया था, रिमाइंडर कितना बचा है 2 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। देखिए 125 में क्या बोला गया है, इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज। ठीक है, देखिए मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं, ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मैं डायगोनल बना लेता हूं एक, मैं मान लेता हूं कि इसकी साइड एक्स है। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी क्या होगी एक्स, पाइथागोरस लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, √2x आ जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि स्क्वायर का डायगोनल है वो क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है, एक्स होता है।
ठीक है, तो देखिए आपको क्या बोला गया कि डायगोनल है वो कितना दे रखा है, ए सेंटीमीटर, यानी कि √2x की वैल्यू आपको दे रखी है ए। तो यहां से x निकाल लो, x कितना आएगा, a/√2। आपसे पूछा है एरिया, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है, a/√2 का स्क्वायर करना है, तो ऊपर आएगा ए स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। 126 में क्या बोला गया है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, हाउ मच विल एरिया इंक्रीज। ठीक है, आपको बोला गया है कि जो रेडियस है वो 20% इंक्रीज होती है, तो बताइए एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो मैं मान लेता हूं रेडियस 100% थी पहले, 100 से 20% इंक्रीज होगी, कितनी होगी, 120%। ठीक है, ये R1 थी, ये कितनी थी, R2 थी। रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, R1 R2 का रेशो निकालते हैं, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया, 10/12। और भी कैंसिल हो रहा है, 5 2 10, 6 2 12, यानी कि 5/6, यानी कि ये R1 है, ये R2 है। हमें इंक्रीज पूछा है एरिया में कितना है, तो आप क्या करेंगे, एरिया का रेशो निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, πr1² रेशो πr2²। पाई से पाई कैंसल, R1 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, रेशो 6 का स्क्वायर 36। कितना इंक्रीज आ रहा है, एरिया 25 से 36 हो गया। ठीक है, एरिया 25 से कितना हो गया, 36। कितना इंक्रीज आया, 11 का। कितने पे, स्टार्टिंग से, यानी कि पहले 25 से। ठीक है, एरिया पहले 25 था, तो 25 के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट लगा देते हैं, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 11 चौके 44% क्या है, एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है, एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है, 20% है, तो 20% का आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे, जो कि क्या होता है, 1/5। देखिए 20% इज इक्वल टू 1/5 का मतलब क्या है कि 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। यानी कि 20% इंक्रीज होने का मतलब 5 पे 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रेडियस पहले 5 थी, अब 20%, यानी कि 1 बढ़ के क्या होगी, 6 होगी। रेडियस होगी 5 से बढ़ के 6। ठीक है, एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है ना। देखिए पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, कांस्टेंट है, दोनों में है। तो क्या करते हैं आप, जब भी एरिया का पूछे इंक्रीज तो स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब डिफरेंस निकाल लो, 11 का डिफरेंस है। ठीक है, डिवाइड में 25% लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे वॉल्यूम पूछा होता तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे तो चलो सर्कल है, सर्कल का वॉल्यूम अपन निकाल नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे कोई और चीज दे रखी होती, स्फीयर दे रखा होता कि रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो आप क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं। 5 का क्यूब कितना होता, 125। ठीक है, 6 का क्यूब क्या होता, 6 का क्यूब हो जाता 216। ठीक है, तो आप इसका क्या डिफरेंस करके 125 से डिवाइड करके परसेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये बस ध्यान में रखना है कि जब भी एरिया पूछे, इंक्रीज पूछे एरिया में, तो आप क्या करते हैं, रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और अगर वॉल्यूम में चेंज पूछे तो वॉल्यूम के लिए क्यूब करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। देखिए 127 में क्या बोला गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। तो बताइए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, कितना दे रखा है, 82 दे रखा है, तो एल प्लस बी कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 41 आ जाएगा। एरिया पूछा है, यानी कि एल इंटू बी, सॉरी हमें दे रखा है 400। पूछा गया है ब्रेथ पूछा है, तो देखिए यहां से लेंथ की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 41 माइनस बी आ जाएगी लेंथ, ये लेंथ यहां पे पुट कर देते हैं, 41 माइनस बी टू बी इज इक्वल टू 400। तो देखिए ये कितना आएगा, 41b माइनस बी की मल्टीप्लाई बी से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन दोनों को इधर ले आते हैं राइट में, तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 41b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है बी के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है
कि हमें दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 41 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या है 400। यानी कि 400 के हमें क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 400 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 4 पे अगर मैं लेके जाऊं तो ये कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, फिर मैं इसको अगर 5 पे लेके जाता हूं तो 20 आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 5 पे जाएगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए अब मेरे को क्या करना है, इनसे फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, और दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 41 आए। तो देखिए ये होगा 4 5 20, 4 5 20। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई 20 करें 400 तो आ रहा है, लेकिन ऐड करेंगे तो 20 और 20 40 होता है, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 41। तो मैं क्या करता हूं, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, इन दोनों को करूं 5 5 25, 16 और 25 को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 31 और 10 41। बिल्कुल सही बात है, देखिए ये आ रहा है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 400 आएगा, अगर ऐड करके देखोगे तो 41 आएगा। तो बस इसको लिखते हैं बी स्क्र माइनस 16 बी माइनस 25 बी प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, b कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा b माइनस 16, यहां से माइनस 15 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा b माइनस 16 इक्वल टू 0। तो दो बार b माइनस 16 है तो कॉमन आ जाएगा b माइनस 16, अंदर क्या बचेगा b माइनस 25 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0, तो यहां से एक बार तो b की वैल्यू 16 आएगी और एक बार b की वैल्यू 25 आएगी। ठीक है, तो देखिए इन दोनों से हमें क्या पता लगा कि दोनों का सम कितना है 41 है, यानी कि इनमें से एक लेंथ है एक ब्रेथ है। तो देखिए जो बड़ी है उसको अपन लेंथ बोल देते हैं, तो लेंथ 25 आ जाएगी, ब्रेथ कितनी आ जाएगी 16। ब्रेथ पूछा है तो जो कम है वो आंसर है। ठीक है, तो डी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। देखिए 128 में क्या बोला गया, फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव। देखिए ये सेम सम इसी टाइप का क्या है अपन ने 2023 के क्वेश्चन पेपर में किया था। ठीक है, वहां पे आपको एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था, यहाँ पे सिमेट्रिकल दे रखा है, वहां पे क्या दे रखा था एसिमेट्रिकल। ठीक है, वहां पे मैंने ये दोनों चीजें आपको बताई थी कि एसिमेट्रिकल क्या होता है और सिमेट्रिकल क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको सिमेट्रिकल बता चुका था और सेम सम आपको यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें डेटा डिस्क्रीट होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, डेटा क्या होता है डिफरेंट होता है, हर वैल्यू क्या होगी आपस में डिफरेंट होगी। ठीक है, सिमेट्रिकल में क्या होता है एक ही वैल्यू चलती है। ठीक है, सिमेट्रिकल डेटा होगा उसमें वैल्यू क्या होगी एक ही होगी, जैसे कि 2 2 2 2 2 इस टाइप से, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, अगर आप इसका मीन निकालोगे तो 2 आएगा, आप इसका मीडियन निकालोगे तो भी 2 आएगा, इसका मोड निकालोगे तो भी 2 आएगा। यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास सिमेट्रिकल है तो मीन मीडियन और मोड तीनों सेम ही होते हैं, यानी कि मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन। ठीक है, तीनों चीजें सेम होती है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो एसिमेट्रिकल हो तो आपका फॉर्मूला आपको पता ही है, मोड किसके इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, ये फॉर्मूला होता है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, कुछ नहीं निकालना, जो वैल्यू है वही मीन है, वही मीडियन है, वही मोड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। बाकी ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये कुछ नहीं होता ऐसा कि मीन मीडियन मोड का आप डिफरेंस कुछ नहीं निकाल सकते ये। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे। देखिए 129 में क्या बोला गया, पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5 एज अ सोल्यूशन। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछा है बताइए कितने सोल्यूशन होंगे। तो देखिए कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन है उनका सोल्यूशन बनता कब है, देखिए 3 केस होते हैं। पहला तो केस होता है इंटरसेक्शन का, जब दो लाइनें कट करेगी। दूसरा केस बनता है
पैरेलल का, जब दो लाइन पैरेलल होगी। और तीसरा केस बनता है कोइंसिडेंट का, जब एक लाइन दूसरी के ऊपर ही होगी, हर पॉइंट मिला होगा दोनों लाइन का। तो देखिए सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूशन तब बनता है जब दो लाइंस मिलती है या इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए हमें पता है दो लाइन हमेशा एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक जगह इंटरसेक्ट करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर लाइन पैरेलल है तो कहीं पे टच नहीं करेगी, कहीं पे टच नहीं करेगी तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तो नो सॉल्यूशन है। बात करें कोइंसिडेंट की तो हर पॉइंट, दोनों लाइन चिपकी हुई होती है तो सारे पॉइंट मिल जाते हैं, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मैंने तीन केस बनते हैं, तीनों बता दिए आपको। बस अब देखो दो इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। ग्राफ बनाओ इसका। देखिए y इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस को आप क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो 5 से क्रॉस होके जाएगी y इज इक्वल टू 5। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू 5। तो आपको कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जो मिल रहे हैं, तो देखिए ये लाइन यहाँ पे है, ये लाइन यहाँ पे है। ठीक है, दोनों कैसी है, पैरेलल है। पैरेलल है तो हमें पता है कोई भी पॉइंट कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, तो पैरेलल लाइन है तो कितने सॉल्यूशन आते हैं, नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, टू सॉल्यूशन, देखिए किसी भी लाइन के कभी भी दो सॉल्यूशन नहीं हो सकते, या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, या तो वन सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट, टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों सी हो जाएगा, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं मिल रहा दोनों लाइन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। 130 में क्या बोला गया है, एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव इंटीजर, एक्स और वाई दो पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स इज 3। एक्स का लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 3 है, और y का लिस्ट प्राइम फैक्टर आपको दे रखा है 5। तो बताइए लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x प्लस वाई। तो देखिए क्या दिया गया है, आपके पास एक नंबर है x, आपने उसके फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर करने आते हैं, बिल्कुल आसान होता है, कुछ नहीं। आप जैसे 20 के प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, पहले इसको 2 से करते हैं, फिर 2 से करते हैं, ठीक है, फिर 5 से करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक नंबर है x आपके पास, उसके प्राइम फैक्टर किए तो सबसे छोटा फैक्टर है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। वैसे ही एक नंबर y है, उसके भी फैक्टर किए तो इसका सबसे छोटा फैक्टर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। x का लिस्ट सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 दे रखा है, y का सबसे छोटा फैक्टर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। आपसे पूछा है कि अगर x और y को ऐड करें तो इसका सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, तो कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, 5 और 3 कितना आएगा, 8 आएगा, 8 का फैक्टर करो तो सबसे छोटा फैक्टर 8 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा। 1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम फैक्टर भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ही होता है ना। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखिए प्राइम फैक्टर 3 आ रहा है तो ये क्या है, हमारे पास ओड है, ये 5 है तो ये भी क्या है, ओड है। तो ओड और ओड दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो सबसे छोटा इवन क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अगर ये दोनों क्या होते, एक इवन होता एक ओड होता, तो आप ऐड करते तो क्या आता, ओड प्लस इवन, ओड आ जाता। ठीक है, ओड आ जाता तो सबसे छोटा ओड नंबर क्या होता, 3 होता। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। देखिए 131 में क्या बोला गया, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज। ठीक है, हमसे पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है। देखिए आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, 12th में, मीन डेविएशन। ठीक है, 12th में तो नहीं होता, 11th में होता है। एक तो आपने पढ़ा होगा मीन डेविएशन। ठीक है, आपने दो टाइप से पढ़ा था, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था आपने स्टैंडर्ड डेविएशन।
क्या पढ़ा था? दो टाइप के आपने डेविएशन पढ़े थे क्लास 11th के अंदर। एक तो होता है मीन डेविएशन, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सबसे बेस्ट कौन सा होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, सबसे एक्यूरेट जो वेरिएंस है, डिस्पर्जन है, वो कौन बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे और ही कोई चीज बता रखी है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखिए क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? क्वार्ट का मतलब ही क्या होता है? 4। ठीक है, क्वार्ट रूट वर्ड है ना 4 का। तो देखिए होगा क्या, हमें एक डेटा दे रखा होगा। ठीक है, जैसे मैं एक डेटा मान लेता हूं, जैसे ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन पे कुछ भी डेटा हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से। जो भी डेटा आपको दे रखा है, आपको क्या करना है? क्वार्ट का मतलब 4। आपको करना क्या है? इस डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 1 2 3। देखिए एक डेटा को 3 जगह से काटूंगा तो अपने आप 4 पार्ट में हो जाएगा। तो ये आपका Q1 हो जाएगा, ये आपका Q2 हो जाएगा, ये आपका Q3। देखिए 4 इक्वल पार्ट में काटेंगे। ठीक है, यानी कि ये 25% डेटा ये होगा आपका, 25% यहाँ पे होगा, 25% यहाँ पे होगा, और 25% डेटा क्या है? यहाँ पे होगा। ठीक है, चारों आपको ब्लॉक में कितना 25% डेटा मिलेगा। ठीक है, हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, हमें क्या करना है? क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो देखिए होता क्या है, पहला काम तो डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। फिर क्या होता है, अपन क्या करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर, जो ये बीच का 50% है, 25% स्टार्टिंग में छोड़ दो, 25% लास्ट में छोड़ दो। जो बीच का 50% डेटा है उसका डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, उसका क्या करते हैं? डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, उसी का डेविएशन है, उसी को आप क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्या करेंगे? डेटा का 25% आगे का हिस्सा छोड़ देंगे, 25% पीछे का हिस्सा छोड़ देंगे। बीच का जो 50% हिस्सा होगा उसका आप क्या करेंगे? रेंज निकाल लेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज कैसे निकालते हो? लास्ट को फर्स्ट में से माइनस कर देते हो तो रेंज आ जाती है, यानी कि Q3 माइनस Q1। मीन निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका? क्वार्टाइल डेविएशन का, Q3 माइनस Q1 बाय 2। ठीक है, तो ये तो देखिए कोई सा भी नहीं है ऑप्शन में है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। हमसे पूछा गया कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? अपन निकालते हैं क्या? Q3 प्लस Q1 बाय 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट बोल सकते हो आप। ठीक है, डेटा का इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें कोफिशिएंट मिलता है। देखिए कोफिशिएंट हमेशा रेशो होता है। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब ही क्या होता है? एक रेशो। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, तो क्या आएगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो ये क्या बन जाता है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो देखिए ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये करना है। ठीक है, और देखिए क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला तो ये होता है Q3 माइनस Q1 बाय 2। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। देखिए इस पे बेस्ट सम भी आ सकता है। अगर सम आएगा तो देखिए आपको क्वार्टाइल दे रखे होंगे, Q1 दे रखा होगा, Q3 दे रखा होगा। ठीक है, और आपको क्या इसमें, जैसे आपको Q1 दे दिया 10 और Q3 दे दिया 30, आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट करो 30 माइनस 10 बाय 2, तो 20 बाय 2 कितना आ जाएगा? 10। तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ जाएगा? 10। सिमिलरली कोफिशिएंट पूछ ले तो Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 40 आ जाएगा, 30। हाँ ठीक है, अगर Q3 आपको 30 दे रखा है और Q1 10 दे रखा है, तो 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 20, और 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 40। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या डायरेक्ट फॉर्मूला, देखिए ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सम आते हैं इस पे। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे।
देखिए 132 में क्या बोला गया, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन ए थर्ड नंबर। दो नंबर है आपके पास, एक 30% और दूसरा 40% छोटा है किसी तीसरे नंबर से, तो व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट, तो बताइए दूसरा नंबर पहले का कितना प्रतिशत है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सेम यही सम 2023 के पेपर में था, सेम एज इट इज यही सम, बस उसमें क्या था, मोर था, यहाँ पे लेस देन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इस टाइप का सम है तो आपको थर्ड नंबर है 100% मान लेना है। थर्ड नंबर क्या मान लेंगे, 100%। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या आएगा, पहला नंबर क्या है, 30% कम है, ठीक है, पहला नंबर क्या है, 30% कम है थर्ड नंबर से, तो थर्ड नंबर अगर 100 है तो 30 कम कितना हो जाएगा, 70 है। सेकंड नंबर 40% कम है, यानी कि अगर थर्ड नंबर 100 है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40, 60%, या 60 बोल दो या 60% बोल दो, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए रेशियो निकालते हैं, तो देखिए सेकंड का पूछा है, जो चीज पूछा है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं परसेंट निकालने के लिए, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया, 600/7%, ठीक है। अब हमें क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन, तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। 600 को डिवाइड करो 7 से, तो कितना आएगा, 7 8 56, 60 में से 56 जाएंगे, 4 बचेगा 40, तो ये आ जाएगा 7 5 35, 5 बचेगा, तो मिक्स फ्रैक्शन बनाओ कितना बनेगा, 85 5/7%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 133 पे, तो करते हैं कंटिन्यू, तब तक के लिए धन्यवाद।